एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टेसिस। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि करेंटली मैं क्लास 11 की जो सीबीएसई बायोलॉजी की सिलेबस है उसको कवर कर रही हूँ विथ 32 ईयर्स नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन विथ सोल्यूशन। ओके, तो इस बारे में मुझे एक लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि हाउ टू रीड योर एनसीईआरटी बुक एंड मेक योर ओन नोट्स फॉर नीट। तो आप लोगों सबको ही पता ही होगा कि ये बोला जाता है कि नीट में ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। सो द मेन बुक और द बाइबल ऑफ योर एनसीईआरटी और बाइबल इज एनसीईआरटी फॉर इन नीट एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर नीट एग्जाम। सो एनसीईआरटी को आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार रिवाइज करके पढ़ना है। ओके, सो इसके लिए कुछ और इस बुक को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि आप अगर दूसरे कुछ रेफरेंस बुक के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम वाइज एनसीईआरटी के बुक बाकी बुक से बहुत कम है। सो इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है? नहीं, एनसीईआरटी एक ऐसे फॉर्म में लिखा गया है जहाँ पे बहुत कॉन्साइज किया गया है सारा टॉपिक को। सो इसमें जो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो तो है ही, लेकिन बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखा गया है। और कभी कभी ऐसा भी है कि एक दो लाइन उसमें एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दूसरे कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ना है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी को डिकोड करना होता है, राइट। तो कोई भी टीचर आप जिससे स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, तो फिर ये बात क्या ध्यान रहे कि नीट के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सो दिस इज द वन थिंग दैट 95% ऑफ योर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन का भी कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, इवन डायग्राम के कोई भी लेवलिंग नहीं छोड़नी है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, कोई भी डायग्राम के नीचे जो लेवल होता है या फिर टेबल्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे से टॉप टू द बॉटम, बहुत हर एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है कि ये बात अब जब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली बोल रही हूँ जो अभी क्लास 11 शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं पर्टिकुलरली ये बोल रही हूँ कि आप ये ध्यान दो कि आपके पास अभी 2 साल है नीट में अपियर होने के लिए। तो ये 2 साल में आपको जो 2 बुक हैं, क्लास 11 बायोलॉजी एंड क्लास 12 बायोलॉजी, एनसीईआरटी को सबसे पहले कंप्लीट कर लेनी है। ओके, सो सिलेबस जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप प्रिपरेशन, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है आपका, कौन सा वाला चैप्टर आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा बार बार पढ़ना है, कौन सा इजी है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ यही है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पहले जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है। नंबर 2 इज़ अभी जैसे नेक्स्ट इस सेशन में बहुत कुछ रिड्यूस्ड हो गया है हमारे सिलेबस से। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना टाइम नहीं था इस करंट सिचुएशन में, चलो ठीक है, लेकिन ये क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारे पोर्शंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहेंगे। सो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि बस रिड्यूस सिलेबस नहीं, उसके साथ आपको जो नहीं हुआ है रिड्यूस वो पोर्शन भी कंप्लीट कर लेनी है, राइट। तो वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहे कि सारा पूरा ही जो 2 ईयर में है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करनी है एंड विदाउट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट जो चीज़ आता है कि आप कौन सा बुक लें। सो हर साल एनसीईआरटी का नई एडिशन निकलती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह भी होता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको हमेशा नई एडिशन से ही पढ़ना है, ठीक है। सो जब आप इस ईयर में पढ़ रहे हो तो आप एक नया बुक खरीद लो, तो ये न्यू बुक से ही आपको पढ़ना है। अब आपकी कोई ब्रदर सिस्टर का बुक होगा जिसमें उसने मार्किंग किया होगा, ये तो अच्छा है कि मार्किंग किया हुआ रहता है, वो गुड है, लेकिन ये आप
मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक न्यू बुक में पढ़ो, क्योंकि आपको आपका खुद का नोट्स, खुद का सारा डाउट्स उस बुक में ही साइड में लिखते जाना है। तो इसके लिए वो न्यू बुक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे क्लास 11 का हमारा 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं। अब आप जब भी पढ़ोगे तो ये अच्छा है कि अगर आप यूनिट वाइज पढ़ो। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये अच्छा है कि आप यूनिट वाइज पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सोच समझ के ही चैप्टर का ओरिएंटेशन भी रखा है। तो इसलिए ये अच्छा होगा और आपके लिए समझने में भी आसानी होगी अगर आप यूनिट वाइज उसको पढ़ो। जैसे चैप्टर यूनिट 3 में है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो ये जो चैप्टर है सेल की यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं एंड उसको आप अगर स्टार्टिंग फिर सेकंड वाला, जैसे फर्स्ट इज द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड लास्ट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, तो ये 3 चैप्टर को इसी क्रम में अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। एंड रिवाइज के टाइम भी आप कोई भी एक यूनिट पकड़ लो एंड उसको जैसे जैसा वो चैप्टर है, जैसा जैसा चैप्टर का ओरिएंटेशन है, वैसे वैसे आप रिवाइज करते जाओ। सो ये बात, ये पॉइंट आपको बतानी थी। नेक्स्ट इज, जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट टाइम आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो, आपके टीचर ने समझाया, कोई भी टीचर ने स्कूल में समझाया या कोई भी, तो फर्स्ट रीड जो होगी वो ओवरऑल होगी। उसमें आपको कोई भी मार्किंग, कोई भी पॉइंट वो ऐसा नहीं लिखना है, आपको ओवरऑल पढ़ना है। एक थिंग मैं बहुत बार बोलती हूँ अपने स्टूडेंट से कि हमेशा जब हम कोई कोचिंग क्लास लेते हैं या फिर कोई भी स्कूल का क्लासेस लेते हैं, तो इसमें पूरा चैप्टर एक दिन में तो ख़त्म होता नहीं है। तो जितना जितना पोर्शन एक दिन में हो रहा है, आपको उसी दिन एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लगा के वो वाला पोर्शन, ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम है, वो पोर्शन उसी दिन एक बार फर्स्ट रीड कर लेनी है। ठीक है, इससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो मेरे दूसरे वीडियोस पे इस बारे में आप देख सकते हो। सो आप हमेशा क्या करो कि फर्स्ट रीड जो आपकी होगी वो ओवरऑल होगी और उसी दिन होगी जिस दिन आपको किसी टीचर ने वो चैप्टर पढ़ाया। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, जब आप सेकेंड रीड करोगे या फिर आपके टीचर बोलते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया, इसको रिवाइज करके एक्सरसाइज में जाओ, तो जब आप इसको सेकेंड टाइम रीड करोगे, सो इसको आपको डिटेल में पढ़नी है। ओके, सो इसमें सोचो कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन है कोई चैप्टर का, सो इसमें बहुत सारे लाइंस ऐसे हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको समझाया गया है ओवरऑल टॉपिक। सो वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप समझ लिया ठीक है, तो वो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से धीरे धीरे इंट्रोडक्शन के नीचे की तरफ आओगे तो वहाँ पे मेन टॉपिक में आप घुसते जाते हैं, राइट। सो उस वाले पोर्शन में जो जो लाइंस आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको आप मार्क करो। एक तो आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट इंक यूज़ कर सकते हो। 2 थिंग के लिए जाके जहाँ पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है वहाँ दूसरा कलर, एंड जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दूसरा कलर, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो अपने बुक में ही। ओके, सो वहाँ पे ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करो तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन मेरे समझने क्या है, एंड इसको जैसे कोई डेफिनेशन हुआ इसको एज इट इज़ हमें रट लेनी है। तो इस ऐसे डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये अब इससे 2 चीज़ होगा कि आप उस पूरे चैप्टर्स को जब डिटेल में ऐसे पढ़ोगे तो जो अनइम्पॉर्टेंट है वो वैसे ही निकलता जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आप बुक के अंदर लिखते जा रहे हो। नेक्स्ट मैं चीज़ जो हमेशा बोलती हूँ वो है, कोई भी चीज़ अगर जब हम बस रीड करते हैं एंड जब राइटिंग के साथ उसको पढ़ते हैं, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है समझने में। ओके, सो अब आप जब भी पढ़ने बैठो, स्पेशली बायोलॉजी, एक पेन एंड एक कॉपी
आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और वहाँ पे जैसे आपको लगा कि ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, आपने मार्क कर दिया, एंड उस पोर्शन में क्या बात है वो अपने लैंग्वेज में स्मॉल फ्रेजेस में ही सही, स्मॉल कुछ वर्ड्स में ही सही अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इससे जो ये बात पूरी बात समझने में भी हमें बहुत आसानी होती है। मैं अभी भी ऐसे करती हूँ, अभी भी कोई चीज़ मुझे पढ़ना होता है तो मेरे साथ हमेशा पेन और पेपर होता है कि कोई भी पैराग्राफ है, सो वो पैराग्राफ में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन हमें उसको समझने के लिए उसका जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम निकाल रहे हैं उसको साइड बाय साइड एक कॉपी में लिखते जाओ। फुल सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कॉपी बुक से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में बस स्मॉल फ्रेजेस यूज़ करके, स्मॉल वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स यूज़ करके उसको जस्ट आप लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप पैराग्राफ से पढ़ रहे हो तो उसको डिवाइड कर लो पॉइंट्स में। हमें कोई भी चीज़ अगर आपको पैराग्राफ दी जाए कि 2 पेज का या 2 पेज में पैराग्राफ्स में मैंने दे दिया कि ये पढ़ के मुझे क्या जो है जिस्ट बताओ, तो ये इसमें आपको अगर तभी तभी बताने के लिए बोले फिर भी आपको 2-3 लाइन से ज़्यादा याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उस पैराग्राफ से पॉइंट्स बना लेते हो, बुलेट्स में पॉइंट्स, जो पेन एंड पेपर आपके साथ है उसमें कॉपी में आप पॉइंट्स बना लो कि वन थिंग इज दैट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग पॉइंट इज दैट, तो उसको पॉइंट में डिवाइड कर लो, ठीक है। ओन लैंग्वेज में यूज स्मॉल फ्रेजेस एंड वर्ड्स ओनली, ओके। सो इसको यूज कर, तो पूरा पैराग्राफ में क्या है बस आप एक बार आपका कॉपी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा कि इस पैराग्राफ में ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये सारे चीज़ सेकेंड रीड में आप करते जाओगे तो खुद ब खुद आपकी नोट्स बनती जाएगी, एंड लास्ट में एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको बहुत अच्छा एक नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम प्रिपरेशन में एंड रिवीजन के टाइम आपको बहुत काम आने वाली है। ये थिंग तो पहले इसको बुलेट में डिवाइड कर लो, एंड हमेशा पढ़ने के टाइम उसको राइट कर मतलब रीडिंग के टाइम राइटिंग भी ज़रूरी है, ये करते जाना। नेक्स्ट इज, अगर आप सोच रहे हो कि कोई डायग्राम है, कोई डायग्राम आया, कोई चार्ट आया, कुछ भी, या फिर कुछ टेबल्स आया, सो आपको टेबल्स का भी हर डिटेल्स याद रखनी है, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो बस एनसीईआरटी के बुक्स में जो जो एग्जाम्पल्स है, जैसे मेनली प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम चैप्टर का मैं बोल रही हूँ, इसमें जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में आपको बस वही पढ़ना है, तो लेकिन कोई भी स्किप नहीं करना है, सारा के सारा वही एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। तो ये एग्जाम्पल जब पढ़ रहे हो, ये एग्जाम्पल का सारा नाम आप अगर लिख लो, स्पेसिफिकली साइंटिफिक नेम अगर एक बार आप खुद से लिखोगे तो इसका रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। कोई भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जस्ट रफली पेन से ही वो आपकी जो कॉपी है साइड में उसमें ड्रॉ करके उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लेबल कर लो, तो आपका जो डायग्राम है वो भी रिवाइज हो रहा है और उसका रिटेंशन भी बहुत अच्छा आएगा। जो लेबलिंग होता है, लेबलिंग का भी चार्ट बना सकते हो कि फर्स्ट से लास्ट तक हम क्या क्या लेवल कर रहे हैं, उसको चार्ट फॉर्म में 1 2 3 4 करके फिगर के साइड में ही लिख लो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, हमेशा माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप में भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने माइंड मैप के बारे में बोला है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप अगर कोई भी चैप्टर में कुछ पढ़ रहे हो और जो इंटरलिंक्ड है, इसके कोई भी पाथवे पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, तो आप माइंड मैप बना सकते हो, ताकि मेन इसका जो मेन टॉपिक है वो बीच में लिखते हैं, उसको राउंड करो और उसके साइड से लीनियर लाइंस बना के डिफरेंट उसके ऊपर अफेक्टिंग फैक्टर्स को लिख सकते हो। वो लोग फिर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके नीचे लिखते जाओ, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक माइंड मैप होगा, ठीक है। सो ये माइंड मैप हमारे दिमाग में बैठ जाता है, एंड खुद की बनाई हुई माइंड मैप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, रादर देन आपको कहीं से मिला है या नोट्स में है या प्रीवियस किसी की टीचर ने दिया है, कुछ भी हो, खुद का बनाया हुआ माइंड मैप का रिटेंशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सो कोई भी टॉपिक आपको ठीक से याद नहीं हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसको आप लिखते जाओ, माइंड मैप बनाते जाओ, सो उसका रिटेंशन बहुत ही डिफरेंट होगा और उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो।
सो माइंड मैप। नेक्स्ट है, अगर कोई पाथवे पढ़ रहे हो या फिर इसके बाद ये इसको इफेक्ट किया, इसके बाद ये हुआ, ऐसा कोई स्टेप वाइज कुछ पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। एक एक लाइन लिखो, उसमें एरो एरो देके नीचे पूरा फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, ये भी मैं आपके वो कॉपी में ही बोल रही हूँ, जब आप सेकंड टाइम रीड करो तो ये साथ साथ ये सब कुछ साथ साथ बनाते जाओ। और अगर आप आपके टीचर के साथ साथ चल रहे हो तो आपको ये करने में एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टीचर ने जब एक टॉपिक बताया तब आपने फर्स्ट रीड कर लिया, 2-3 दिन का वो चैप्टर चल रहा है बीच में, तो आप फिर प्रीवियस पोर्शंस का ऐसे नोट्स बनाते जाओ और सेकंड रीड करते जाओ। तो फिर जब टीचर बाय द टाइम चैप्टर ख़त्म करेंगे आपका भी वो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोई भी साइंटिस्ट या फिर ईयर कुछ याद रखने वाला जो है, इसके लिए आप एक सिर्फ सेपरेट नोटबुक कर सकते हो साल के एकदम शुरुआत से ही, एंड चैप्टर वाइज उसमें कोई साइंटिस्ट और कुछ साल ईयर अगर मेंशन किया है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो बहुत नीटली। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ योर सेशन जो जब आपको रिवाइज करनी होगी तो वो वाला कॉपी अगर आप चेक करो तो उसमें सारे चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड ईयर है वो आपके सामने आ जाएगा। ये भी बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज, अब आता है कि कोई चैप्टर आपने सेकंड रीड कर लिया, नेक्स्ट बारी आती है कि आपके टीचर बोलते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व करो। तो वो आप अगर वो इजी होते हैं लेकिन यूनिक भी होते हैं, तो वो पहले आपने सॉल्व किया। ठीक है, उसमें कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं लग रही है तो वापस फिर से जाओ, एंड कभी भी एनसीईआरटी का समरी को मत छोड़ना है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, समरी में वही चीज है, नहीं पढ़ना है। नहीं, समरी ही मेन चीज़ है, आपको समरी ज़रूर पढ़ना है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी होता है एंड कुछ चीज़ जो अंदर थ्योरी में है उसको कुछ डिफरेंट वे से भी डिस्क्राइब किया गया है। सो समरी को भी नहीं छोड़ना है। सो आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट बारी होगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में नीट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो जो क्वेश्चंस वहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है अकॉर्डिंग टू यू और एक्चुअली में नहीं है, उसके लिए आप चैप्टर में फिर से वापस जाओ और वो पोर्शंस में देखो कि कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया है, वो चैप्टर में था तो नहीं। क्योंकि जितना टाइम आप रीड करोगे कि चैप्टर कुछ ना कुछ आपको न्यू मिलेगा, तो उसको फिर से एक बार रीड कर लो उस पोर्शन को। एंड अगर आपने देखा कि हाँ वो थिंग एनसीईआरटी की बुक्स में मेंशन नहीं की गई है, तो तभी के तभी उस पोर्शन को कोई भी रेफरेंस बुक से कंसल्ट करो और आपके एनसीईआरटी वाली बुक में ही उसको मेंशन करके लिख के रखो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बस एनसीईआरटी पढ़ के ही एग्जाम देने जाना है, तो एनसीईआरटी में ही सारे एक्स्ट्रा चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। आपके लिए आपके पास जो वॉल्यूमिनस रेफरेंस बुक्स होते हैं वो बस रेफरेंस के लिए ही है, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक ही आपको देखना है एंड फाइनली उसको एनसीईआरटी में आपको नोट डाउन करना है। अब कुछ पोर्शंस ऐसा आता है जिसका एक्सप्लेनेशन और भी थोड़ा होता तो आपके लिए अच्छा होता, तो ऐसा कुछ लाइंस आपको मिलेंगी। उसके लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें वो पोर्शन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, लिख लिया दूसरे बुक से या फिर खुद की लैंग्वेज से, एंड उसको उसी के पास में चिपका दिया स्टिकी नोट से। इससे क्या होता है कि जब भी उस साइड में जब भी आप रिवाइज करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में जाओगे तो आप एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख लोगे। तो ये आपको साइड बाय साइड ऐसे ही अपना नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए हो गया। एक्स्ट्रा कुछ जो क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चन में आया है लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो आप बुक के अंदर ही जो ब्लैंक पोर्शंस होते हैं उसमें मेंशन करते जाओ, लिखते जाओ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बस पढ़ना पड़े आपका एनसीईआरटी एंड आपका वो नोटबुक जिसमें आपने माइंड मैप बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, ईयर मेंशन किया है, एंड पढ़ने के टाइम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे थिंग्स को आपने पॉइंट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, सो यूज नीट हैंड राइटिंग जब आप उसको पढ़ रहे हो तो नीट हैंड राइटिंग में वो भी बनाते जाओ। एंड
ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप नोटबुक को छोड़ के आप लूज शीट में भी ये जो नोट्स है, माइंड मैप्स है, ये बना सकते हो एंड एट द एंड ऑफ योर चैप्टर आप वो लूज शीट को उसके साथ अटैच करके रख सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है, बहुत लोग ये ऐसा भी करते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी न्यू थिंग आएगा तो आपको उसमें मेंशन कर देनी है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स भी कर लिया, वहाँ पे भी नहीं आया था, दूसरी कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या फिर कोई भी प्रैक्टिस ऑनलाइन जो टेस्ट आते हैं वो कर रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आया जिसका आंसर वहाँ पे नहीं है, पहली बार कर रहे हो, उसको भी याद करके अपनी बुक में तभी के तभी डालते जाओ। सो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर यू हैव द फुल नोट विथ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके लिए आपको कोई भी दूसरे रेफरेंस बुक को स्टडी नहीं करना है। सो इसलिए लोग बोलते हैं कि अच्छे से एनसीईआरटी को ही पकड़ो और एनसीईआरटी को ही पढ़ो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, लेकिन आपको उसको ढंग से पढ़ना है और अच्छे से उसको समझना है। एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स फॉलो कर सकते हैं एंड उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। सो दैट्स ऑल, आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। सो अगर मैं सारे जो बात मैंने बोला, ये सब कुछ का जो दूसरे वीडियो का जिक्र किया है वो सब मैं आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू एपिस्टैसिस। फिलहाल मैं +11 बायोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल रहा है। सो इसके ही डिफरेंट चैप्टर्स मैं क्विक रिविजन करवाऊँगी एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सो प्लीज़ गो एंड सी दोज वीडियोज़ ऑल्सो। Thank you very much and see you in my next videos.